आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कल शाम को 5 बजे अपर परियोजना निदेशक रोहित त्रिपाठी जी के नेतृत्व में जो यूट्यूब सेशन किया गया है वो शिक्षकों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरी तरह से तन्मयता से देखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सर्विस के दृष्टिकोण से। और यहाँ पे यदि आपसे कोई चूक हो गई तो आने वाले समय में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसमें कई नई जानकारियां भी आपको प्राप्त होंगी, और आप विवाहित हैं तो किस डेट में आपका विवाह हुआ है वो भी इस सर्विस बुक में आपके मेंशन करना है। और ऐसे में सारी चीज़ों की डिटेल्स आपके सामने होगी, चाहे ट्रांसफ़र हो, रिटायरमेंट हो, पोस्टिंग हो, जितनी भी काम है सब इसके माध्यम से होना है। और इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। तो दोस्तों, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि हमने भी अपनी तरफ से आपकी सुगमता के लिए कुछ चीज़ें इसमें ऐड की हैं। और इसके अलावा जो 1 घंटे का लगभग यूट्यूब सेशन था उसको हमने आधे घंटे में ही समाहित किया है। और इसमें सारी सारगर्भित जो चीज़ें हैं, जो मुख्य बातें हैं, उनको हमने समाहित कर लिया है और कम समय में ही सारी बातों को आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो से आप भी अपडेट रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन के साथ प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस YouTube लाइव सेशन में जुड़े हुए सभी जनपदों के शिक्षकों का स्वागत है। जनपद के भी प्रतिनिधि, ब्लॉक के प्रतिनिधियों का भी स्वागत है। आज का एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन शेयरिंग का सेशन है, जिसमें बहुत ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी जो आने वाले पूरे साल के लिए और आगे के सालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। आप अवगत हैं कि मानव संपदा का अंगीकरण बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है, और अधिष्ठान संबंधी काफ़ी कार्य मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे हैं। चाहे आपका अवकाश हो, चाहे वेतन भुगतान से पहले की प्रक्रिया हो, आपकी सेवा पुस्तिकाओं का रखरखाव हो, एलपीसी हो, आने वाले समय में एरियर की बात है, पेंशन की बात है, वो सारी चीज़ें मानव संपदा से ही जुड़ने वाली हैं। इसीलिए कई बार आप लोग को पत्र के माध्यम से महानिदेशक स्तर से सूचित किया जाता है कि मानव संपदा का डेटा बहुत सही होना है, शुचितापूर्ण होना है, और आप सभी को उसको देखना है। मानव संपदा पोर्टल पे जो आपका डेटा है उसका सबसे पहले उपयोग अभी हाल में ही होने जा रहा है, जो प्रस्तावित स्थानांतरण की प्रक्रिया है। आप सभी अवगत हैं कि शासनादेश निर्गत हुआ है, उसी क्रम में आने वाले समय में प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यह भी बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उस स्थानांतरण के लिए आवेदन जो लिए जाएंगे उसमें सिर्फ वही डेटा अलग से लिया जाएगा जो मानव संपदा पोर्टल पे उपलब्ध नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी डेटा अगर मानव संपदा पोर्टल पे गलत है तो आपको उसका शुद्धिकरण मानव संपदा पोर्टल पे ही किया जाना होगा। यह अवसर नहीं होगा कि आप ट्रांसफर के एप्लीकेशन भरते समय उन्हें वहां पे सही डेटा दर्ज कर पाएं। आपको लॉगिन जब ट्रांसफर वाली वेबसाइट पे करना होगा तो आपको अपने EHRMS ID से ही करना होगा, और जो आपका डेटा मानव संपदा का है वही प्रयुक्त होने वाला है। तो इसीलिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इसको तरीके से लेना है और मानव संपदा का अपना पूरा डेटा देखना है। तो अभी हमारी पूरी टीम है, हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि कौन कौन सा आपका जो डेटा है उसको आपको ध्यान से चेक करना है और गलत होने की स्थिति में क्या करना है। इस पर आज डिटेल में चर्चा होगी। उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा सभी श्रोताओं को, सभी शिक्षकों को, अभी अंतः जनपदीय स्थानांतरण के लिए शासनादेश निर्गत हुआ है। जिले के अंदर की प्रक्रिया है ये। आने वाले समय में प्रस्तावित और भी स्थानांतरण होंगे, चाहे वो पारस्परिक हो, ब्लॉक के अंदर या जनपद के अंदर, एक जनपद से दूसरे जनपद के अंदर, चाहे सामान्य अंतर जनपदीय ट्रांसफर हो, चाहे अन्य प्रस्तावित ट्रांसफर की प्रक्रिया जैसे ग्रामीण से नगर की ट्रांसफर की बात की जाए। तो ये सारी चीजें भविष्य में आने वाली हैं, लेकिन इसके सबका केंद्र बिंदु रहेगा मानव संपदा का ही डेटा। तो मानव संपदा का डेटा में अगर कोई खामी है, अगर कोई त्रुटि है, तो आपके हित प्रभावित होने की पूरी संभावना है। और इस संबंध में पिछले 3 सालों से निरंतर जो है राज्य स्तर से आपको निर्देशित किया जाता रहा है कि अपना डेटा के कस्टोडियन आप स्वयं हैं। आपको मानव संपदा पोर्टल पे लॉगिन करना आना चाहिए, आपको अपना ऑनलाइन सेवा पुस्तिका देखना आना चाहिए। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होकर जाते हैं तो आपको अपनी सेवा पुस्तिका देखनी है कि क्या उसमें ये एंट्री चढ़ी कि नहीं चढ़ी। आप जो अवकाश लेते हैं उसको भी आपको देखना है कि आपकी सेवा पुस्तिका में बैलेंस सही चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा है। उसका जिम्मेदारी, ओनस आप पे है। इसी क्रम में शासनादेश 13 मई को जारी हुआ था 2021 में, जिसमें उसके बाद से ऑनलाइन सेवा पुस्तिका की ही वैधता की बात की गई थी। यानी कि जो भौतिक सेवा पुस्तिकाएं हैं उसके उस तिथि के आगे से उनकी मान्यता के बारे में बात कही गई थी। इसका मतलब आज देखा जाए तो मानव संपदा का जो सेवा पुस्तिका है वही आपके लिए वैधानिक डॉक्यूमेंट है। तो उसको आपको सबको देखना आना चाहिए। एक चीज अभी मैं और बताऊंगा आपको कि मानव संपदा पे आपके विवरण 2 तरीके से आप देखते हैं। एक, आप बिना लॉगिन किए भी देख सकते हैं, जो कि पब्लिक डोमेन में है, उसको हम लोग फैक्ट सीट या P2 बोलते हैं। दूसरा है जब आप लॉगिन करते हैं अपने अकाउंट में, उसके बाद सेवा पुस्तिका डाउनलोड करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद जो डाउनलोड करते हैं सेवा पुस्तिका और जो फैक्ट सीट या P2 है, उसमें बहुत मामूली अंतर होता है। उसमें
सेवा पुस्तिका आपकी बहुत ही विस्तृत होती है, सभी सूचनाएं रहती हैं, और फैक्ट शीट में सूचनाएं अपेक्षाकृत कम रहती हैं। तो फैक्ट शीट P2 जो है उसको आप बिना लॉगिन के देख सकते हैं, और उसमें आपका सारा सूचना लगभग कवर हो जाता है। अगर आप उसको देख करके आकलन कर लेते हैं कि हमारा सारा विवरण सही है, तो आपको इसके बाद निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका विवरण जो प्रयुक्त होने वाला है स्थानांतरण में वो लगभग सही है। सिर्फ डेट ऑफ रिटायरमेंट इसमें नहीं रहती है, उसके लिए आपको सेवा पुस्तिका में जाना पड़ता है, या लीव वगैरह के बैलेंस है उसकी जरूरत आपको स्थानांतरण में नहीं पड़ेगी। तो इस क्रम में आज हम लोग आने वाले समय में अभी हमारी टीम चर्चा करेगी कि क्या क्या गड़बड़ियां अभी देखी जा रही हैं जो आपके डेटा में हैं, जो आप कैसे देख सकते हैं। और ध्यान रखिए, अगर आप नहीं देखेंगे, अभी समय रहते हुए उसको सही नहीं करा लेंगे, तो आपके हित प्रभावित होने की संभावना है। मैं इसमें आगे ये भी अपनी टीम से अभी आमंत्रित करूंगा, वो आपको दिखाएंगे कि कैसे आप, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपना विवरण कैसे देखना है। टीम आपको ये भी दिखाएगी कि एक आदर्श P2 यानी आदर्श फैक्ट शीट क्या है, जिसमें सारे विवरण सही दर्ज हैं या दर्ज हैं, कोई रिक्तियां नहीं। ये भी बताया जाएगा कि एक ऐसा भी दिखाया जाएगा आपको उदाहरण जहां पे कमियां दिख रही हैं, यानी कमियां किस प्रकार की होती हैं वो भी दिखाया जाएगा। अंतिम चरण में ये भी बताया जाएगा कि उन कमियों का निवारण कैसे होना है, आपको क्या करना है। और ब्लॉक स्तर से, जनपद स्तर से जो कार्यवाही उसमें अपेक्षित है, उसके लिए हम संबंधित को भी अलग से निर्देशित करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं, आमंत्रित करता हूँ NIC टीम से सुनील जी, एक बार डिटेल में जरा बताएं कि P2 कैसे देखना है इनको, क्या आदर्श स्थिति है, एकदम सही P2 कौन सी है, गलत कौन सी है, उसमें क्या गलतियां हैं, और सही कैसे कराया जाना है। फैक्ट शीट देखने के लिए सबसे पहले आपको मानव संपदा की वेबसाइट खोलना है, जिसका URL है ehrms.upsdc.gov.in। सबसे पहले मैं चाहूंगा धीरे धीरे आस्ते आस्ते बताइए, ताकि लोग आराम से इसको नोट भी कर लें, और हम लोग समय लेकर के इसको बताएंगे धीरे धीरे। जी बिल्कुल। दोस्तों यहाँ फैक्ट शीट P2 देखने के लिए यहाँ पे लैपटॉप के द्वारा प्रक्रिया सारी बताई जा रही है, और मैक्सिमम शिक्षक साथी ऐसे हैं जो मोबाइल का यूज करते हैं, तो मोबाइल में कैसे देखेंगे, बहुत ही आसान है। आइए इसे देख लेते हैं। दोस्तों अपने गूगल के सर्च बार में आपको टाइप करना है मानव संपदा। चलिए हम यहाँ टाइप करते हैं। दोस्तों इसे सर्च करने के बाद नेक्स्ट पेज ये होगा, यहाँ पे आपको मानव संपदा आदेश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा, और यहाँ इस पेज पे आपको नीचे की तरफ आना है, और ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है, इसी बॉक्स में तीसरे नंबर पे आपको दिख जाएगा फैक्ट शीट P2, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट पेज ये होगा, और इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आइए इस सेशन में देखते हैं कि इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। यहाँ बेसिक एजुकेशन ले लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर ऑफ बेसिक एजुकेशन। उसके बाद आप अपना HRMS कोड डालेंगे, यहाँ पे जो भी आपका HRMS कोड है उसको डाल के व्यू रिपोर्ट करेंगे। तो ये आपको आपकी फैक्ट शीट दिख जाएगी। इसमें आपको अपना नाम मैच करना है, पिता का नाम मैच कर लीजिए, एम्प्लॉय टाइप मैच कर लीजिए, सही पढ़ा है नहीं पढ़ा, डेट ऑफ बर्थ। अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आप 6 नंबर पे फिजिकल हैंडीकैप का स्टेटस भी अपडेट करा लीजिए। होम डिस्ट्रिक्ट चेक कर लीजिए, और कैडर आपका सही होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। जेंडर आपका क्या है, मेल है फीमेल है, वो सिलेक्ट कर चेक कर लीजिए। अपॉइंटमेंट डेट आपकी क्या है, वो सही पड़ी है या नहीं पड़ी है। सर्विस स्टार्ट डेट क्या है वो चेक कर लें। और अगर आपकी इसमें सुनील जी, मैं एक चीज बीच में इंटरप्ट करूंगा, सभी लोग सभी टीचर से जरूर ध्यान दें। इसमें देखिए 12 नंबर पे लिखा है अपॉइंटमेंट डेट, और 13 नंबर पे लिखा है सर्विस स्टार्ट डेट। तो इसमें अपॉइंटमेंट डेट आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें अंकित रहता है। उसके बाद होता क्या है कि जब आप पहले दिन आप जब ज्वाइनिंग देते हैं अपनी, तो वो आपकी सर्विस स्टार्ट डेट शुरू होती है 9 तारीख। हाँ आगे बढ़िए सर। हाँ, उसके बाद अगर आपकी पत्नी या आपके हस्बैंड सरकारी सेवा में है, तो आप 15 नंबर पे देखेंगे। अगर उनका HRMS कोड है तो यहाँ HRMS कोड डला लीजिएगा, और अगर सरकारी सेवा में है और उनका HRMS कोड नहीं है तो नॉट अलॉटेड दिखना चाहिए, और अगर सरकारी सेवा में नहीं है तो ब्लैंक रहेगा। और 17 नंबर है आपका करंट स्टेटस, यहाँ एक्टिव होना चाहिए। और महत्वपूर्ण यह है कि आपकी प्रेजेंट पोस्टिंग डिटेल जो 19 नंबर पॉइंट है, यहाँ पे आप जहाँ पे अभी आपकी तैनाती है, जिस विद्यालय में तैनाती है उस विद्यालय की डिटेल होनी चाहिए, और ज्वाइनिंग डेट भी उस विद्यालय की ही होनी चाहिए, और पदनाम भी आपका सही होना चाहिए। अगर आपका स्कूल का मर्जर हुआ, एक चीज बताना चाहेंगे सुनील, हाँ इसमें जब देंगे कि 19 नंबर में जो प्रेजेंट पोस्टिंग डिटेल लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए एक तो जनपद लिखा हुआ है सीतापुर, रिपोर्टिंग ऑफिस मतलब हुआ आपका विद्यालय के लिए रिपोर्टिंग ऑफिस BO का कार्यालय होता है। तो यानी विद्यालय में अगर आप कार्यरत हैं, जो कि शिक्षकों के लिए आदर्श स्थिति है, तो रिपोर्टिंग ऑफिसर ऑफिस जो है विद्यालय के लिए वो उनका BO का कार्यालय होगा। ये सभी लोग जरूर ध्यान दे लेंगे। कुछ ऐसे शिक्षक होंगे, हो सकता है जो BO ऑफिस उनपे उनकी पोस्टिंग में पड़ा हुआ होगा, तो उनकी रिपोर्टिंग ऑफिस BSc ऑफिस दिख रही होगी, इसका मतलब वो गलती है, आपको ध्यान देना है। यानी आपका पोस्टिंग ऑफिस आपका विद्यालय ही होना चाहिए,
या तो ऐसे शिक्षक जिनको विद्यालय आवंटन नहीं हुआ, वो जनपद पे हैं, उनके लिए स्थिति ठीक है। लेकिन कोई अगर शिक्षक विद्यालय में कार्यरत हैं तो उनके लिए पोस्टिंग ऑफिस उनका विद्यालय दिखना चाहिए आइटम नंबर 19 में, और उनका रिपोर्टिंग ऑफिस उनका ब्लॉक दिखना चाहिए। पोस्ट नेम का मतलब हुआ उनका डेजिग्नेशन क्या है, वो उसमें दर्ज रहेगा। जी सुनील बताएं आगे। ओके। हाँ, उसके बाद ये आपका 20 नंबर पे है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आप अपना चेक कर लीजिए, जो भी क्वालिफिकेशन है वो सही पढ़े हैं अथवा नहीं पढ़े हैं। इसमें आपका एजुकेशनल नेम है, यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम है, और पासिंग ईयर, वर्ष कौन सा है आपका पासिंग। अगर इसमें भी कोई संशोधन है तो इसको भी सुधार करवा लें। और उसके बाद 21 नंबर पॉइंट पे है पास्ट पोस्टिंग डिटेल। यहाँ पे आपकी पहली ज्वाइनिंग से लेके करंट पोस्टिंग ऑफिस तक की ज्वाइनिंग रिलीविंग का डाटा पड़ा होना चाहिए। जैसे ये सर्विस बुक है फैक्ट शीट, इसमें इनकी पहली ज्वाइनिंग है पीएस सलारपुर, वहाँ पे इन्होंने असिस्टेंट टीचर के पद पे ज्वाइन किया था 9 जनवरी 2006 को। वहाँ से रिलीविंग इनकी नहीं पड़ी है, उसके बाद दूसरे ऑफिस की ज्वाइनिंग डाल दी गई है, तो ये डाटा गलत है। उसके बाद फिर इनकी दूसरी पोस्टिंग हुई पीएस सकरारा, वहाँ के लिए भी रिलीविंग नहीं डाली गई और पीएस सकरारा पे ज्वाइनिंग डाल दी गई है। तो अगर ऐसा रिलीविंग में आपके यहाँ आपका डाटा ब्लैंक है तो उसको सुधार करने के लिए अपने बीआरसी पे संपर्क करें और इसको सुधार करा लें। बेसिकली इतनी डिटेल आपको चेक करना है, और एड्रेस आप अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यहाँ से चेक कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें सभी को ये ध्यान देना था कि आपके जितने भी विद्यालय में आप कार्यरत रहे हैं अभी तक, उन सभी विद्यालयों के सापेक्ष सेवा पुस्तिका में ज्वाइनिंग डेट और रिलीविंग डेट जरूर पड़ी होनी चाहिए। अगर किसी भी विद्यालय के सापेक्ष कोई एक भी एंट्री नहीं है, मान लीजिए पहला विद्यालय है, उसमें आपका ज्वाइनिंग डेट तो लिखा हुआ है लेकिन रिलीविंग डेट मान लीजिए नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो कमी है। तो ये आपको अपने सभी विद्यालयों के सापेक्ष देख लेना है। कहने का मतलब दो चीजें देखनी है। सबसे पहला तो सभी विद्यालय जहां जहां आप कार्यरत रहे हैं वो दिख रहे हैं कि नहीं। दूसरा, उन विद्यालयों के सापेक्ष आपका ज्वाइनिंग और रिलीविंग सही दिख रहा है कि नहीं। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ब्रेक इन सर्विस हो जाएगा। अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर मान लीजिए विद्यालय में आपने कार्य किया है और उसकी एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब आपका वो पीरियड कवर्ड नहीं हो रहा है। तो ये चीज ध्यान देनी है। हाँ सुनील आगे बताएं। इसमें एक चीज और सभी लोग ध्यान देंगे, ऐसे शिक्षक होंगे जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर से आए होंगे, तो जब वो अपनी फैक्ट शीट देखेंगे तो कहीं कहीं उनको मान लीजिए वो एक्स जनपद से वाई जनपद में गए थे, तो पहले उनको एक्स जनपद में उनके विद्यालय से उनके जनपद कार्यालय पर रिलीव किया गया था, तो वो भी एक एंट्री दर्ज होगी उनके P2 में। उसके बाद एक्स जनपद से वाई जनपद में उनको रिलीव किया गया होगा, वाई जनपद में फिर उस जनपद से उस विद्यालय में रिलीव और ज्वाइन कराया गया होगा, वो सारी एंट्रीज उसमें दिखती हैं। तो इस तरह से सारी एंट्रीज आप सबको देखनी है। अगर कोई कॉलम ब्लैंक है या कोई कॉलम उपस्थित नहीं है तो इसके मतलब वो कमी है। हाँ प्रेजेंट कर पा रहे हैं आप। एक फैक्ट शीट ये है जिसमें सारी डिटेल आपकी सही है, तो इस तरह कुछ सर्विस बुक होनी चाहिए आप लोगों की। इसमें आपकी पहली पोस्टिंग से लेके करंट पोस्टिंग तक का डाटा पूरा सही सही भरा हुआ है। इस एम्प्लॉय की पहली पोस्टिंग 17 जुलाई 2009 है, पीएस भित्रा गांव। वहां से ये 6 अगस्त 2010 को रिलीव हुए हैं पीएस उदयपुर के लिए, और 6 अगस्त 2010 को इन्होंने पीएस उदयपुर में ज्वाइन किया। फिर वहां से 22 अगस्त 2011 को रिलीव हुई हैं पीएस। तो दोस्तों यहाँ शिक्षक के बारे में पूरा डिटेल बताया जा रहा है कि कब इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया और कब इन्होंने कार्य मुक्ति ली और कब कब किन विद्यालयों में कहाँ कहाँ ये गई हैं, उसी सारी चीज़ों का डिटेल यहाँ बताया जा रहा है कि सारी डेट बिल्कुल करेक्ट मेंशन है कि किस डेट में किस विद्यालय में उन्होंने ज्वाइन किया है और किस डेट में अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो उस डेट में उन्होंने वहाँ से रिलीविंग ली है। तो इन सारी डिटेल्स को यहाँ पर चेक करके वही बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल करेक्ट भरा हुआ डिटेल्स है, जो कि आप में भी ऐसा ही होना चाहिए कि कब कब कहाँ आप गए हैं उसका डेट जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो यही चीज़ें इसमें जानकारी दी जा रही है दोस्तों। आगे चलिए, समय लगेगा इसमें, इसलिए हम सीधे अगले स्टेप पे ले चलते हैं कि आगे क्या बताया जा रहा है। डाटा बिल्कुल सही है, तो आप लोग भी चेक करा के इसी तरह आप अपने पास पोस्टिंग डिटेल सही करा लें। इसमें देखिए मुझे 2-3 चीज कहनी है। इसमें आप सभी लोग एक तो ये ध्यान देख रहे होंगे कि इनका सारा विवरण औरैया जिले में, उसके उन्नाव जिले में सही है। औरैया जिले में इन्होंने मान लीजिए 3 विद्यालयों में काम किया है, तो उसमें कब इन्होंने एंट्री ली है और कब वहां से बाहर गए हैं वो दोनों डेट्स दोनों जो है उसकी तिथियां मौजूद है। इसी के बाद जब औरैया से इनका उन्नाव मान लीजिए ट्रांसफर हुआ है, उन्नाव जनपद में भी जो इन्होंने 3 विद्यालयों में काम किया है उसका विवरण मौजूद है। अभी जो लास्ट विवरण है
जो मर्जर के बाद की स्थिति है, तो मर्जर का दिनांक 12 मार्च 2021 सिस्टम में ऐसा है, हो सकता है ग्राउंड पे कुछ अलग रहा हो, तो उससे आपको चिंता नहीं करनी है। ये विवरण जो 12 मार्च 2021 को मर्जर दिखा रहा है, इससे आपको चिंता नहीं करनी है। वास्तव में इन शिक्षिका का जो पीएस दुबेपुर या कंपोजिट दुबेपुर कह लीजिए, उसमें जो डेट है वो 9 अक्टूबर 2018 ही है। मतलब 9 अक्टूबर 2018 से ये वर्तमान कार्यरत विद्यालय में ये पदस्थापित हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। आपकी सेवा पुस्तिका में अगर आप मर्जर के दिनांक में सिस्टम पे चूंकि वो कार्यवाही हुई है, तो उसमें कोई भी डेट हो उससे आपको फिक्र नहीं करनी है। लेकिन उसके पहले जिस विद्यालय में आप थे, जो मर्ज हुआ है, उसमें आप कब आए हैं वो आपको ध्यान देना है। इसके साथ ही साथ आपको अब ये देखना है कि करंट पोस्टिंग आपका यही दिखना चाहिए जो सबसे नीचे वाले कॉलम की ज्वाइनिंग डेट है, यानी आइटम नंबर 19 आइए। तो जो प्रेजेंट पोस्टिंग डिटेल है वो नीचे का ही जो है डेट वही दिखना चाहिए। तो ये सभी आप लोग इसको चेक कर लेंगे। हाँ, आगे चलिए। तो सर फैक्ट शीट में तो इतनी चीजें हैं। जी, तो आप जैसे ये भी दिखा सकते हैं, जहाँ पे फैक्ट शीट में एक तो आपने आदर्श स्थिति दिखाई जिसमें सारी चीजें सही हैं सर और ऐसा भी एक उदाहरण आप दिखा सकते हैं जिसमें कमियां हैं। जी बिल्कुल। हाँ, वो दिखा दीजिए। ये एक फैक्ट शीट है, इसमें पहली पोस्टिंग के बाद रिलीविंग नहीं डाली गई है और दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया है इन्होंने, दूसरे स्कूल से रिलीविंग किए बगैर तीसरे स्कूल में ज्वाइन कर लिया है। तो ये फैक्ट शीट इनकी पास्ट पोस्टिंग डिटेल कंप्लीट नहीं है। तो देखिए सभी लोग इसको समझ लीजिए, आप चेक करना है कोई भी डिटेल अनफिल्ड नहीं होनी चाहिए और कोई भी विद्यालय जिसमें आपने काम किया है वो गायब नहीं रहना चाहिए, उसमें उपस्थित रहना चाहिए। तो इसके साथ अभी ये बताइए कि अब इसमें क्या करना है इन लोगों को चेक करने के बाद, अगर कमियां हैं तो कैसे इनको आगे बढ़ना है। अगर इसमें कमियां आपको दिख रही हैं तो इसमें संशोधन के लिए आपको बीआरसी संपर्क करना है और साथ में आप पूरा सर्विस डिटेल उनको देंगे कि आपकी पहली पोस्टिंग से लेके अभी करंट पोस्टिंग तक की डिटेल, कहाँ किस ऑफिस में रहे, क्या ऑर्डर था, उसका ऑर्डर नंबर क्या था और ज्वाइनिंग डेट की क्या थी वहाँ की, और वहाँ से कब रिलीव हुए, किस ऑर्डर के तहत रिलीव हुए हैं, और साथ में मैरिज स्टेटस और मैरिज की डेट, ये 2 चीज ले जाना है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है कि जो मैरिज की डेट है, मानव संपदा में पहले ये कैप्चर नहीं हो रहा था और जल्दी ही इसके बारे में लिखित निर्देश सचिव परिषद जारी करेंगे। लेकिन मानव संपदा में 2 चीजें आपको और भरनी है। अगर आप विवाहित हैं तो विवाह की तिथि आपको दर्ज करनी है। सभी ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, बता दीजिएगा अपने सभी साथी शिक्षकों को कि अगर आप मैरिड हैं तो डेट ऑफ मैरिज आपकी दर्ज की जाएगी, वो भी बीआरसी से ही होगी, वो ब्लॉक कार्यालय से ही दर्ज की जाएगी। दूसरा, अगर आप असाध्य रोग से ग्रसित हैं तो उसका भी कॉलम है मानव संपदा में, वो भी बीआरसी पे आपको दर्ज किया जाएगा। लेकिन असाध्य रोग की जो परिभाषा है सुसंगत शासनादेशों के अनुरूप, उसका परीक्षण जनपद के बीएसए, जनपद में जो मेडिकल बोर्ड है उसकी संस्तुति के अनुसार करते हुए तभी ब्लॉक स्तर पे कराएंगे। तो इसके लिए आपको सबको अपने ब्लॉक स्तर पे आवेदन करना है कि मैं शासनादेश के अनुरूप असाध्य बीमारी से मैं या स्वयं या मेरे कोई आश्रित वो ग्रसित हैं और मानव संपदा में इसकी एंट्री की जानी है। तो वो आगे उनका प्रक्रिया रहेगा, उस प्रक्रिया के तहत परीक्षण करने के बाद वो दर्ज करेंगे। तो ये सभी लोग इस पे ध्यान देंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी। हाँ, बताएं आगे। तो सर्विस बुक में जितने भी प्रकार के संशोधन है, अगर आपकी प्रेजेंट पोस्टिंग गलत पड़ी हुई है और नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, अगर ये चीजें गलत हैं आपकी, तो उसके लिए आप बीएसए स्तर से लेटर बनवा के यहाँ परियोजना कार्यालय मेल कराएंगे, उसका संशोधन यहाँ से होगा परियोजना कार्यालय स्तर से। अन्य समस्त प्रकार के संशोधन बीआरसी स्तर से हो जाएंगे। दूसरा कैडर है, कैडर का भी संशोधन परियोजना कार्यालय स्तर से ही होगा। अन्य समस्त संशोधन बीआरसी स्तर से हो जाएगा। देखिए कैडर के बारे में मैं थोड़ा और बताना चाहूंगा। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की अगर बात करें तो 3 कैडर प्रचलित हैं। मानव संपदा पोर्टल पर 3 विकल्प मिलते हैं। पहला विकल्प जो है वो 80 प्राइमरी का है, मतलब जो एंट्री स्केल है सहायक अध्यापक प्राइमरी। उसके बाद पहला जो प्रमोशन होता है, उसके बाद जो दूसरी स्थिति आती है वो उस कैडर का नाम है HT प्राइमरी / 80 जूनियर, मतलब 80 जूनियर और HT प्राइमरी दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो ये दूसरे कैडर का नाम हुआ। तीसरा कैडर आता है HT जूनियर। तो 3 ही कैडर हैं। कहने का मतलब कोई भी शिक्षक अगर प्राइमरी विद्यालय में हेड हैं, इंचार्ज नहीं हेड, तो उनका कैडर HT प्राइमरी / 80 जूनियर होगा। सिमिलरली कोई शिक्षक जो जूनियर में सहायक के तौर पर कार्य कर रहे हैं, उनका भी कैडर HT प्राइमरी / 80 जूनियर होगा। तो ये कैडर की बात हुई।
अब इसके साथ दूसरा एक और आता है डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन आपका जो है, अगर आप सहायक शिक्षक हैं तो सहायक शिक्षक होगा, अगर आप प्रभारी प्रधानाध्यापक है तो प्रभारी प्रधानाध्यापक होगा, फुल टाइम प्रधानाध्यापक है तो फुल टाइम वो प्रधानाध्यापक होगा। तो इस तरह से ध्यान देना है, कैडर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैडर पे फोकस करेंगे, आप कैडर अपना जरूर ध्यान रखिए। कंपोजिट विद्यालयों में कंपोजिट होने के पहले अगर किसी विद्यालय में हेड प्राइमरी थे तो उनका कैडर हेड प्राइमरी ऑब्लिक एडी जूनियर था, वो आज भी है। भले ही अब उनका डेजिग्नेशन प्रधानाध्यापक ना होकर के सहायक जूनियर हो जाएगा, क्योंकि अब प्रभारी प्रधानाध्यापक जो ओवरऑल प्रधानाध्यापक होंगे वो सीनियर मोस्ट जो होंगे दोनों के, वो हो गए होंगे। तो इसमें सारांश ये है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, कि आप अपना कैडर का ध्यान दीजिए, कैडर आपका सही होना चाहिए। डेजिग्नेशन एक बार आपका गलत भी होगा तो कोई उससे प्रभावित नहीं होंगे आप, लेकिन कैडर बहुत ही सैक्रोसैंक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िए सुनील। दूसरा एक चीज और चेक कर लेंगे, सब्जेक्ट मैपिंग की, जो कि फैक्ट शीट में नहीं दिख रहा है। वो आप सर्विस बुक अपनी निकालेंगे लॉगिन करके मानव संपदा पे, वहां आपको प्रदर्शित होगा। सर सर्विस बुक भी दिखा दिया जाएगा? हाँ हाँ प्लीज दिखा दीजिए, सर्विस बुक दिखा दीजिए। तो जो सर्विस बुक रहेगी वो भी लोग जान जाएंगे कि कैसे डाउनलोड करते हैं। काफी लोग जानते भी होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं, वो जान जाएंगे। दोस्तों अभी हमने पीछे आपको फैक्ट शीट के लिए बताया कि किस प्रकार से मानव क्षमता पोर्टल में आप जाएंगे, और यहाँ पे जब आप इस पेज पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे EHRMS लॉगिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसा कि आप लॉगिन करते हैं और ये पेज आता है, यहाँ पे आपको बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पे मानव क्षमता की ID और यहाँ पे पासवर्ड डालना होता है। उसके बाद ये जो कैप्चा है इसको इस नीचे वाले बॉक्स में फिल करना होता है, और फिल करने के बाद लॉगिन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पे एक OTP जाता है और उस OTP को यूज करके आप अपने मानव क्षमता पोर्टल में लॉगिन होते हैं। चलिए लॉगिन करने के बाद आगे दिखाते हैं कि सर्विस बुक आपको कहाँ मिलेगा। दोस्तों हमने OTP से लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं जो ग्रीन रंग की ये पट्टी है, इस पट्टी में सबसे लास्ट में आपको सर्विस बुक का ऑप्शन मिल रहा है। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। सर्विस बुक वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद व्यू सर्विस बुक का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से एम्प्लॉय सर्विस बुक के लिए ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आपका मानव क्षमता ID लिखा होगा। यहाँ व्यू सर्विस बुक पे आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से होगा और थोड़ा वेट कीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ चुका है। और इस ओपन के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका सर्विस बुक ओपन होगा डाउनलोड होने के लिए। और यहाँ पे एक बात बता दें कि अगर आपकी मोबाइल की स्थिति अगर क्षैतिज रूप में है तभी ये इस तरह का बीच में ऑप्शन आएगा। अगर आप लंबवत मोबाइल यूज करते हैं तो ये जो ओपन का ऑप्शन है बिल्कुल लेफ्ट साइड में किनारे की साइड में आएगा आपको, तो थोड़ी दिक्कत होगी ओपन करने में। इसलिए मोबाइल की स्थिति ऐसे रखें तो आप बेहतर तरीके से इसे ओपन कर सकते हैं। चलिए हम ओपन करते हैं। हमने ओपन, यहाँ पे जब आप ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। चलिए हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ ओपन का ऑप्शन आएगा और इस तरह से आपकी सर्विस बुक ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे चेक कर लेने हैं। चलिए हम सेशन में चलते हैं। यहाँ पर्सनल डिटेल में देखेंगे, यहाँ एम्प्लॉय का नाम मिलेगा, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, फादर्स नेम। इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए सर। ये PDF खोलेंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा सर्विस बुक का, जिसमें एम्प्लॉय नाम रहेगा, एम्प्लॉय का नेम, EHRMS कोड। नेक्स्ट पेज पे आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन मिलेगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉय का नाम, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, फादर का नाम, सोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद होम टाउन, ज्वाइन डेट इन सर्विस, होम डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, होम स्टेट, और जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल, हाइट, ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस। ये सारी चीज आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में मिलेगी। हाँ, इसमें मुझे एक चीज ये बतानी थी, जरा ऊपर फिर से आइए। इसमें सभी लोग, जैसे मैंने पहले कहा था कि डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, इसको चेक कर लीजिएगा। ये तो जो दिखा रहे हैं ये डमी सर्विस बुक है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, लेकिन आपको डेट ऑफ रिटायरमेंट जरूर देख लेनी है। कुछ शिक्षकों को सत्र का लाभ मिलने वाला होगा तो उसके हिसाब से उनकी सेवा पुस्तिका पड़ी है, सेवा पुस्तिका में डेट पड़ी है कि नहीं पड़ी है, चेक कर लीजिएगा। क्योंकि शिक्षकों का जो सत्र लाभ मिलता है उसके अनुसार वो कई बार उनको रिटायरमेंट की तिथि सामान्य राजकीय कर्मचारी से अलग रहती है। 62 साल में भी सत्र लाभ के केस में उनकी अलग रहती है, वो जरूर चेक कर लेंगे। इसके बाद ये जो सब्जेक्ट मैपिंग है, मैं समझता हूँ सुनील जी सही करिएगा अगर मैं गलत होऊंगा, कि सब कैटेगरी में दिखता है क्या वो? हाँ सर, सब डेजिग्नेशन में दिखता है। सब डेजिग्नेशन कहाँ पे दिख रहा है इसमें? अच्छा आगे दिखेगा, ठीक है। नहीं सर, यही सब कैटेगरी में ही दिखेगा। हाँ, तो जो सब्जेक्ट मैपिंग होगा वो आपका सब कैटेगरी में यहाँ दिख रहा होगा, अगर आपकी मैपिंग सब्जेक्ट की हुई होगी। तो इसमें सभी ध्यान देंगे कि जिनका कैडर 80 प्राइमरी है उनके अलावा सभी शिक्षकों का सब्जेक्ट मैपिंग होना है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, कल को अगर आपका पारस्परिक स्थानांतरण हो रहा होगा, अगर आपने नहीं डाला होगा तो आप पात्र नहीं रहेंगे। ये भी कार्य VRC से होना है, इसको सब्जेक्ट मैपिंग का अपना कार्य जरूर करा लीजिए।
आगे बढ़िए। यहाँ पर सर ये भी कहना है जी कि जो लोग ARP डाले हैं वो भी अपना सब्जेक्ट मैप ही कराएंगे सर। हाँ, ARP देखिए कोई सब्जेक्ट मैपिंग नहीं है, तो ARP अगर आपने ARP डाला है, कल को फिर ये जो मान लीजिए म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी तो आप प्रभावित हो जाएंगे। आप जिस विषय के लिए हैं सब्जेक्ट टीचर वो जरूर डालेंगे। उसमें ऑप्शन आपका भाषा है, उसमें ऑप्शन आपका गणित विज्ञान है, उसमें ऑप्शन आपका सामाजिक विषय है। तो ये ध्यान रखते हुए सब्जेक्ट मैपिंग आप करेंगे। जैसे ये आप दिखा रहे हैं, हाँ दिखाइए। ये तो इन्होंने सब्जेक्ट मैपिंग, इसका मतलब इनके केस में एप्लीकेबल नहीं रही होगी, हाँ सर, ये क्लास 4th है। तो इसीलिए इनका सब डिजिग्नेशन अंकित नहीं है। हाँ आप बताइए क्या बताना चाह रहे हैं। नहीं सर, यहाँ पे कैटेगरी जनरल है, ये कंप्लीट सर्विस बुक है, वो डमी डाटा था इसलिए उसमें पूरा डिटेल था नहीं। तो यहाँ कैटेगरी में आपका जनरल, ओबीसी और SC ST आएगा। सब डिजिग्नेशन का ऑप्शन नीचे मिलेगा जहाँ आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है एड्रेस डिटेल। यहाँ आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा और परमानेंट एड्रेस। इनिशियल ज्वाइनिंग, प्रथम पोस्टिंग का डिटेल है यहाँ पे, जब इनकी प्रथम ज्वाइनिंग हुई है उसमें क्लर्क पद पे हुई है BO कांधला शामली में, जिसका ऑर्डर नंबर ये है, और अपॉइंटमेंट डेट 2 जुलाई 2005, इनिशियल ज्वाइनिंग डेट 4 जुलाई 2005। ये मृतक आश्रित कोटे से इनका रिक्रूटमेंट हुआ है क्लास 4 के कैडर पे। ये इनकी एजुकेशनल डिटेल है। सेक्शन ई में फैमिली डिटेल आता है। सर सब डिजिग्नेशन का कॉलम सर्विस बुक पे रिफ्लेक्ट नहीं किया गया है, वो कर दिया जाएगा, कल करा देंगे इसमें तो वो दिखने लगेगा। हाँ, जिससे कि इनको भी पता चले कि मेरा सब्जेक्ट मैपिंग है या नहीं। हालांकि ब्लॉक स्तर पे आपकी जानकारी है, उनकी रिपोर्ट में दिखता है, तो वो आपको जरूर बता रहे होंगे कि किनका है किनका नहीं है, लेकिन इसमें यह भी दिखाना आवश्यक है। जी, सर्विस बुक में दिखा दिया। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई। इसका सारांश यही है कि आप सभी लोग अपनी सेवा पुस्तिका देखें लॉगिन करके। उसके पहले आप बिना लॉगिन किए अपना फैक्ट शीट देख लीजिए, उसमें जो भी विवरण है, जहां जहां आप कार्यरत रहे हैं उसका विवरण, सभी का विवरण एक तो होना चाहिए, दूसरा सही होना चाहिए, कोई भी एंट्री छोटी ना हो, कोई भी एंट्री गलत ना हो। तो ये सत्र पूरी तरह इसी पे हम लोगों ने रखा था, क्योंकि आने वाला जो स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है, लाइनअप है, कई सारी प्रक्रियाएं अभी आने वाले समय में पूरे सत्र में रहेंगी। तो ये डेटा आपका सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना इसके डेटा सही हुए आपका हित प्रभावित होगा, और इसकी फिर जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि विभाग द्वारा कई बार पिछले 2 वर्षों में ये कहा गया है कि आप अपना डेटा देखिए, सही कराइए। इसके बावजूद अगर नहीं सही होता है तो उसमें आपको उत्तरदायी होना पड़ेगा। तो इसमें मेरे ख्याल से कवर हो गई चीजें। अगर शैलेंद्र जी कुछ ऐड करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में हम लोग इस सेशन को अब खत्म करेंगे। आप लोग से उम्मीद है, आशा है कि आप सभी लोग आज अभी सेशन के बाद ही अपना, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। मैं फिर से बता दूं, आने वाले समय में कई सेवाएं आपकी सर्विस बुक से जुड़ी रहेंगी। आपका जो चयन वेतनमान है वो प्रक्रिया भी सर्विस बुक से ही जुड़ेगी। सर्विस बुक से ही जोड़ा जाएगा कि आपकी 10 साल सर्विस पूरी हुई या नहीं हुई। तो हम अलग से कहीं कोई चीज मान्य नहीं रहेगी। इसीलिए चयन वेतनमान की प्रक्रिया हो या कल को रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हो, आपके पेंशन हो, सारी चीजें सेवा पुस्तिका ऑनलाइन मानव संपदा से ही ली जाएंगी। इसीलिए बहुत आवश्यक है आप सभी लोग देख लीजिए। निकट भविष्य में तो ट्रांसफर ही है जिसमें आपका डेटा ये सही होने पे आपको फायदा नुकसान होगा। तो इसके साथ ही हम लोग ये सेशन समाप्त करेंगे। एक आपसे अनुरोध सभी शिक्षकों से रहेगा कि जिसने आज के सेशन में प्रतिभाग किया है, बहुत अच्छी बात है। जो किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, इस YouTube का लिंक उनको जरूर साझा करिए, वो देख लें, ताकि आने वाले समय में किसी विषम परिस्थिति से वो बचें, अन्यथा की स्थिति उनके साथ ना हो। और किसी भी अन्य असुविधा के लिए, अन्य कोई डेटा संशोधन के लिए BRC स्तर पे आपने संपर्क करिए, अपने BO से बात करिए, BO कार्यालय में संपर्क कर लीजिए। वो डेटा सही होने की प्रक्रिया वहीं से शुरू होगी। बाकी आगे की प्रक्रिया है वो BO स्तर से BSc स्तर से अपने आप राज्य स्तर पे जाएगी। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपका सिर्फ जो संपर्क बिंदु है वो BO कार्यालय ही होना है। आगे की पूरी प्रक्रिया BO कार्यालय से अपने आप चलेगी, उनका उत्तरदायित्व होगा। तो जी सर, आशा है कि ये सर, हाँ प्लीज बताएं। जी सर, जब खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के में जो है आप संशोधन के लिए अपना प्रार्थना पत्र दे देंगे, उसके बाद भी 3-4 दिन के अंतर पर आप देख लेंगे आपका जो है, चाहे फैक्ट शीट P2 जो संशोधन आपने मांगा था या सेवा पंजिका का, जब तक संतुष्ट न हो जाए 4-5 दिन बाद जो है एप्लीकेशन रिपीट करके वहां दे जरूर दें। जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओनस ऑफ प्रूफ कहीं ना कहीं आप पे है। आप अपने डेटा को सही कराने के लिए आपको ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। और अगले 10 दिनों में बहुत ही इंटेंसिव ये काम होने वाला है। सभी ब्लॉक्स पे डेटा सही होने का काम बहुत ही गहनता से होने वाला है। तो आप सभी से आशा है, अपेक्षा है कि आप इसमें बढ़ चढ़कर आगे आएंगे और अपना डेटा चेक करेंगे, फैक्ट शीट चेक करेंगे, सेवा पुस्तिका जांचेंगे, और कोई भी गलत होने की स्थिति में BRC पे और ब्लॉक कार्यालय पे संपर्क करके उसको सही कराने का प्रयास करेंगे।
आज जुड़ने के लिए इस सत्र में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को लिंक जरूर साझा करें। सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।